Hey pop culture fam, welcome back to Fire and Blood chapter series. 50th year after Aegon's coronation, यानी कि 50 AC में किंग्स लैंडिंग में कुछ एक्साइटिंग चीजें हो रही थी। नए नवेले शादीशुदा कपल क्वीन एलिसन और किंग जहेरिस का रिश्ता मतलब एकदम हेल्थी रिलेशनशिप। मोस्ट ऑफ द टाइम्स किंग जहेरिस अपने क्वीन एलिसन को भी स्मॉल काउंसिल मीटिंग्स को अटेंड करने देता और पहले कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के बाद में धीरे धीरे काउंसिल मेंबर्स ने भी एलिसन को भी उनके डिस्कशंस में शामिल कर लिया था। आफ्टर ऑल क्वीन एलिसन इतनी स्मार्ट जो थी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि एलिसन के पास जहेरिस के जितना पावर था। आयरन थ्रोन पे बैठने वाला राजा तो आखिर राजा ही होता है। अगर किंग जहेरिस अपने क्वीन एलिसन को मीटिंग छोड़ के जाने भी कहता तो वो चली भी जाती, बट उस बात से एलिसन कभी भी खफा नहीं होती और ना ही उसे कोई इंसल्ट फील होता था। क्वीन एलिसन समझती थी कि उसका हस्बैंड जहेरिस की अलग जिम्मेदारियां होती है और एज अ राजा उसे कुछ स्मॉल काउंसिल मीटिंग्स में रानी के बिना भी करनी पड़ेगी। सो ऐसे समझदार क्वीन एलिसन वेस्टरोस के राज कारोबार को लेके एक लिमिट तक क्यों ना हो अच्छे से इन्वॉल्व थी, बट रेड कीप की वो अनडिस्प्यूटेड महारानी थी। रेड कीप में जो भी इवेंट्स करना है, मीटिंग्स करनी है, कुछ मेहमान नवाजी वगैरह करना है, ऐसे सभी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वीन एलिसन पे होती थी। अब आप तो जानते होंगे कि कैसे टीनेज एलिसन ने वेस्टरोस के सबसे आइकॉनिक गोल्डन वेडिंग को ऑर्गेनाइज किया था। अब इसमें एलिसन अकेली नहीं थी। एलिसन के हमेशा के कंपेनियंस जेनिस टेम्पल्टन, प्रूडेंस एंड प्रूनेला सेल्टिगार, रोजमुंड बॉल, ऐसे सभी उसके दोस्त उसे बहुत मदद करते हैं। ओवरऑल एलिसन माने एक तरह से कोई एक इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस ही करती थी और वो उसकी सीईओ थी और उसके सारे दोस्त मतलब सीनियर एम्प्लॉइज। एक दिन क्वीन एलिसन के इस इवेंट मैनेजमेंट टीम ने रेड कीप में ही अलग अलग इवेंट्स कराने का फैसला लिया। इन इवेंट्स के लिए एलिसन की टीम पूरे रेड कीप को सजाना शुरू करती है। एसोस के फ्री सिटीज, लीस, पेंटोस, ब्रावोस, ऐसे सब जगह से कुछ एग्जॉटिक डेकोरेशंस, पेट एनिमल्स, मुलायम से पर्दे और अजीबोगरीब पेड़ पौधे रेड कीप में लाए जाते हैं। धीरे धीरे कुछ ही महीनों में एलिसन का टीम रेड कीप का नक्शा ही बदल देता है। स्मॉल काउंसिल के मेंबर्स कहते थे कि किंग जहेरिस होगा वेस्टेरोस का राजा, बट क्वीन एलिसन रेड कीप की राजा है और उसके दोस्त माने उसका एक छोटा स्मॉल काउंसिल है। रेड कीप में क्वीन एलिसन के सामने किसी का कुछ नहीं चलता। ऐसे ही रेड कीप को अच्छे से डेवलप करने के बाद में एलिसन अपना असली प्लान सबको बताने का फैसला लेती है और यह प्लान था रेड कीप में सभी स्मॉल फोक को एंट्री देना। सो अब रेड कीप माने इतना बड़ा लाल पत्थरों से बना हुआ कैसल, बट इस कैसल के थ्रोन रूम के अलावा बाकी किसी भी जगह पर स्मॉल फोक को जाना अलाउड नहीं था। स्मॉल फोक को सिर्फ थ्रोन रूम में आने की परमिशन थी और यही चीज एलिसन ने बदल दी। एलिसन ने एक दिन बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया और उसमें उसने स्मॉल फोक के सामने ऐलान कर दिया कि ये रेड कीप हम टारगेरियंस और स्मॉल काउंसिल वालों का घर तो है, बट वो सिर्फ हमारा घर नहीं, इस पे आप सभी स्मॉल फोक का भी उतना ही अधिकार है, क्योंकि आप ही के पैसों से हमने ये महल बनवाया। आप में से ही कुछ लोगों ने इसके हर एक पत्थर को जोड़ा ताकि हम टारगेरियंस यहां पे आराम से रह सके। मेरे अंकल मेगोर ने रेड कीप बनाने वाले सभी वर्कर्स को बुरी तरीके से मार दिया और उन जख्मों को तो मैं मिटा नहीं सकती, बट मैं इतना जता सकती हूं कि आज से इस महल पर हमारा जितना अधिकार है उतना ही अधिकार आप सभी का भी होगा। स्मॉल फोक के खून पसीने से ही हमारे रेड कीप की दीवारें मजबूत है और इसीलिए आज मैं क्वीन एलिसन ये ऐलान करती हूं कि अगले महीने से सभी स्मॉल फोक को रेड कीप में आने दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट सुन के सभी स्मॉल फोक ताली और सीटियां मारने लगते हैं। सभी लोग एलिसन के नाम के जोरों शोरों से नारे लगाने लगते हैं। तो दोस्तों बेसिकली क्वीन एलिसन एक तरह से रेड कीप को टूरिस्ट अट्रैक्शन बना देती है। सभी स्मॉल फोक रेड कीप के बड़े बड़े रूम्स में, रॉयल गार्डन्स, रेड कीप का मैसिव तबेला जिसमें कुछ 100 से भी ज्यादा घोड़े रह सकते हैं,
किंग्स गार्ड और बाकी जाबाज नाइट्स का ट्रेनिंग सेंटर और इवन रॉयल किचन, ऐसे सभी रेड कीप की चीजें अभी स्मॉल फोक को देखने मिलेगी। बट हाँ, स्मॉल फोक में से किसी को भी मेगोर्स होल्डफास्ट में एंट्री नहीं दी जाएगी, जहां पर टारगेरियन परिवार रहता है। वैसे तो क्वीन एलिसन का प्लान था कि हफ्ते में से 2 दिन रेड कीप स्मॉल फोक वाले टूरिस्ट के लिए ओपन रहेगा और एलिसन के कुछ स्पेशल फेवरेट गार्ड्स सेफ्टी वगैरह देख के कुछ स्मॉल फोक के ग्रुप्स को रेड कीप में एंट्री देंगे। बट यहीं पे हमेशा के तरह जहेरिस का फाइनेंस मिनिस्टर, मास्टर ऑफ कॉइन रेगो ड्राज इसमें भी पैसे देखता है। वो एलिसन को सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम रेड कीप को विजिट करने वालों से कुछ पैसे ले। एलिसन इस सजेशन से वैसे तो खुश नहीं होती, बट रेगो उसे मनाता है कि कैसे रॉयल तिजोरी में थोड़े पैसे आने जरूरी है। इवेंचुअली एलिसन इस बात को मान लेती है और रेड कीप के दरवाजे सभी के लिए खोल दिए जाते हैं। एक्चुअली ये दरवाजे सभी के लिए खोले नहीं जाते, क्योंकि इवन फीस देने के बाद भी क्वीन एलिसन के कुछ तगड़े नाइट से सेफ्टी क्लियरेंस मिलना भी जरूरी होता था। कुछ 1 महीने के बाद में ऐसे सभी सेफ्टी मेजर्स के साथ रेड कीप में लोग आने लगते हैं और रेड कीप धीरे धीरे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाता है। जैसे जैसे रेड कीप की चकाचौंध सब लोग देखने लगते हैं, सब लोग ही बहुत ही इंप्रेस हो जाते हैं। इस मैसिव खूबसूरत कैसल रेड कीप की खबर पूरे नोन वर्ल्ड में पता चलने लगती है और दूर दूर से लोग सिर्फ रेड कीप को देखने के लिए आने लगते हैं और इस वजह से किंग जहेरिस की भी पूरे दुनिया में अच्छे से कनेक्शन होने लगते हैं। मतलब एक तरीके से क्वीन एलिसन ने रेड कीप को टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाना, ये छोटा क्यों ना हो, एक पॉलिटिकल मनूवर भी रहा था। सो ऐसे ही धीरे धीरे रेड कीप की शान और भी बढ़ने लगती है। रेड कीप में मास्टर ऑफ शिप्स लॉर्ड मैनफ्रीड रेडवेन की वजह से आर्बर की फेमस रेड वाइन और गोल्ड वाइन पानी की तरह बहती थी। क्वीन एलिसन ने पूरे नोन वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन डांसर्स, सिंगर्स और ममर्स को किंग्स लैंडिंग में लाया था और हर वीकेंड को रेड कीप में बड़ी बड़ी पार्टीज और फंक्शंस को एलिसन ऑर्गेनाइज करती। हर वीकेंड किंग्स लैंडिंग और रेड कीप में सिंगिंग और डांसिंग के अलग अलग शोज देखने मिलते हैं, जिसके लिए बहुत ज्यादा भीड़ आती और दिन ब दिन इस तरीके से किंग्स लैंडिंग में बिजनेस भी बढ़ने लगा था। ऐसे सभी अलग अलग इवेंट्स के लिए वेस्टेरोस में लैनी स्पोर्ट का शहर सालों से बहुत मशहूर था, बट अब ये सभी अलग अलग इवेंट्स किंग्स लैंडिंग में भी होने लगे थे और एक तरह से किंग्स लैंडिंग मतलब पूरे वेस्टेरोस का पार्टी सेंटर बन गया था और पूरे नोन वर्ल्ड का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने लगा। सो ऐसे ही क्वीन एलिसन अपने प्यार भरे अंदाज और रेड कीप के इवेंट से सभी का दिल खुश कर रही थी और किंग जहेरिस अपने एडमिनिस्ट्रेशन और डिसीजन मेकिंग स्किल्स से सभी को इंप्रेस कर रहा था। 51 एसी के शुरुआत में किंग जहेरिस अपने फर्स्ट एवर रॉयल प्रोग्रेस की प्लानिंग शुरू करता है। एगॉन द कॉन्करर ने फेमसली कहा था कि जनता को अगर खुश रखना है तो टाइम टू टाइम उन्हें हमेशा अपनी शक्ल दिखाने तो जाना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। किंग जहेरिस ये बात को अच्छे से जानता था। वो अपने दादाजी की ये बात मानकर ही रॉयल प्रोग्रेस करने का प्लान करता है, बट वो अपने दादाजी एगॉन द कॉन्करर के कुछ गलतियों को सुधारता भी है। सो किंग एगॉन जब रॉयल प्रोग्रेस करता था तब ऑलमोस्ट 1000 लोगों की फौज लेके वो जाता था, जिसमें यही कुछ 500 मेन एट आर्म्स और नाइट्स होते और फिर बाकी कुक्स, नाइट्स के स्क्वायर्स, कपड़े और गहने संभालने वाले लोग, घोड़े को चारा पानी देने वाले नौकर, ऐसे कई अलग अलग सर्वेंट्स होते थे और ऐसे कुल मिला के कुछ ऑलमोस्ट 1000 से 1500 लोग रॉयल प्रोग्रेस पे जाते हैं। अब इतने सारे लोगों की मेहमान नवाजी करने में ही दूसरे बेचारे लॉर्ड्स की फट जाती है। जहां भी इतने सारे लोग जाते वहां उस लॉर्ड के पूरे वाइन सेलर्स खत्म हो जाते हैं। अलग अलग लोग और घोड़ों को खाना खिला खिला के उनका अनाज खत्म हो जाता और जब तक रॉयल प्रोग्रेस खत्म होती तब तक कई सारे वहां के औरतें बास्टर्ड बच्चों से प्रेग्नेंट हुई रहती। सो
ऐसे सब कई सारे प्रॉब्लम्स ऐसे बड़े रॉयल प्रोग्रेस में भी थे और किंग जहेरिस ने इन सब प्रॉब्लम्स के भी अच्छे से पढ़ाई की थी। जहेरिस ने इस मिसमैनेजमेंट की कहानियां कई बार सुनी थी और उसने वो बदलने का फैसला लिया। सो जहेरिस ने डिसीजन लिया कि वो सिर्फ गिन चुन के 100 लोगों का ताफा लेके रॉयल प्रोग्रेस करेगा, जिसमें 50 मेन एट आर्म्स होंगे जो जहेरिस को सुरक्षा देंगे और बाकी ज्यादातर सभी सर्वेंट्स होंगे। सो 100 पीपल, दैट्स इट। सालों पहले एगोन द कॉन्करर हमेशा बड़े बड़े महलों को ही विजिट कर पाता, बट अभी सिर्फ ऐसे 100 लोग होने की वजह से किंग जहेरिस छोटे लॉर्ड्स के कैसल को भी विजिट कर सकता था। 51 एसी के शुरुआत में किंग जहेरिस और क्वीन एलिसन रॉयल प्रोग्रेस के लिए कुछ 1 महीने के बाद निकलने वाले थे और उसकी सब तैयारी अच्छे से शुरू थी। बट तभी जहेरिस की प्यारी पत्नी एलिसन प्रेग्नेंट होती है। इस न्यूज से तो पूरे किंग्स लैंडिंग में बेल्स बजाई जाती है और जहेरिस तो खुशी से पागल होता है। पहले तो वो सोचता है कि वो रॉयल प्रोग्रेस में नहीं जाएगा, बट एलिसन उसे समझाती है कि तुम एक राजा हो और एक राजा के लिए उसकी प्रजा उसके रानी से पहले आती है। स्मॉल फोक फर्स्ट एंड एलिसन सेकंड, ऐसे खुद एलिसन जहेरिस को समझाती है। एलिसन कहती है कि वैसे भी हम 2 महीनों में वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये रॉयल प्रोग्रेस सिर्फ क्राउन लैंड्स के इलाके में ही होगी, कहीं हमें दूर ज्यादा जाना नहीं है। इसी में क्वीन एलिसन के साथ साथ उसके हमेशा के खास दोस्त जेनिस टेम्पल्टन, रोजमुंड बॉल, प्रेंटिस एंड प्रूनेला सेल्टिगार भी होने वाले थे और बाकी कई सारे लेडीज इन वेटिंग तो होंगी ही, तो उसे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगा। सो 51 एसी के यही कुछ अप्रैल के महीने में किंग जहेरिस ने फाइनली फर्स्ट एवर रॉयल प्रोग्रेस अपने प्रेग्नेंट बीवी के साथ में शुरू कर दिया। अब सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के दुनिया में ऐसे कोई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह मंथ्स नहीं होते, वो बस आपको समझाने के लिए मैंने यहां पे मंथ यूज किया है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट 51 एसी का अप्रैल मंथ, ऐसा कुछ अप्रैल वगैरह होता नहीं है। सो किंग जहेरिस और क्वीन एलिसन के रॉयल प्रोग्रेस में भी उसके किंग्सगार्ड और बाकी सभी लॉर्ड्स पहले ही निकल जाते हैं और फिर जहेरिस और एलिसन अपने अपने ड्रैगन्स पे कुछ ही घंटों में वहां पे पहुंच जाते हैं। सबसे पहले जहेरिस और एलिसन टारगेरियंस के पुराने साथी क्राउनलैंड्स के हाउस टोकवर्थ और हाउस रॉसबी के कैसल को विजिट करते हैं और फिर वहां से वो हाउस डार्कलिन के फेमस बंदरगाह डस्कंडेल को विजिट करते हैं। डस्कंडेल में किंग जहेरिस तो लॉर्ड डार्कलिन के साथ में मस्त फिशिंग करने जाता है और ऐसे ही कुछ अलग अलग फंक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। ये मीटिंग्स वैसे देखा जाए तो कुछ ज्यादा राज कारोबार रिलेटेड नहीं थी, दिस वॉज जस्ट एन लेजर एक्टिविटी। राजा तो बस मौज कर रहा था, मगर क्वीन एलिसन डस्कंडेल में रहने वाले सभी औरतों की मीटिंग लेती है, जिसे विमेन्स कोर्ट कहने लगते हैं। इस विमेन्स कोर्ट में क्वीन एलिसन सभी अमीर यानी कि हाई बॉर्न औरतें और गरीब यानी कि लो बॉर्न स्मॉल फोक की औरतों को इनवाइट करती है। सभी डस्कंडेल के औरतों को महारानी एलिसन के मीटिंग में बुलाया जाता है। क्वीन एलिसन इस विमेन्स कोर्ट के मीटिंग में सभी औरतों को खुले दिल से उनके प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर करने कहती है और वो सबको यकीन दिलाती है कि सभी महिलाओं के प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व किए जाएंगे। डस्कंडेल की औरतें अपने रानी के ऐसे बर्ताव से इंप्रेस हो जाती है और उसे बहुत रिस्पेक्ट करने लगती है। सो ऐसे डस्कंडेल में सक्सेसफुल रॉयल प्रोग्रेस के बाद में एलिसन और जहेरिस और आगे के तरफ निकलते हैं, बट अब आगे क्या बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आने वाले हैं ये हम सब जानेंगे अगले चैप्टर में। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, बाय एंड टेक केयर।